कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 10वां दिन। सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक आज विज्ञान भवन में 2 बजे होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से शुरू करेंगे अपनी देशव्यापी यात्रा। 120 दिन की होगी जेपी नड्डा की देशव्यापी यात्रा। अखाड़ा परिषद और संतों के साथ बैठक के बाद शुरू करेंगे यात्रा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी। नड्डा बोले नैतिक जीत ओवैसी का पलटवार। जहां योगी शाह का प्रचार वहीं मिली बीजेपी को हार। आज ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री मोदी का स्टार्टअप मंत्र का स्पेस सेक्टर में हमारे ऐतिहासिक सुधार से देश में आ रहे हैं नए मौके। अक्षय कुमार ने सीएम योगी के मुंबई दौरे पर सीएम से की थी मुलाकात। अक्षय कुमार ने सीएम से मांगी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की मंजूरी। फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए मांगी है मंजूरी। और दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 4000 नए केस। वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद राजधानी में रजिस्ट्रेशन शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जहां 50 लाख युवाओं को रोजगार का अभियान। आज से योगी सरकार का अभियान शुरू। बता दें, अभियान को मिशन रोजगार का नाम दिया गया है। तो सेवा योजन और रोजगार आयोग करेगा इसका संचालन, जहां पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें, मिशन रोजगार से संबंधित दिशा निर्देश जो है वो आर.के. तिवारी ने सभी विभागों को जारी कर दिए। तो बड़ी खबर, जहां पर आज उत्तर प्रदेश में आज से जो है मिशन रोजगार शुरू हो चुका है। बता दें, मिशन रोजगार के चलते सभी को दिशा निर्देश भी आर.के. तिवारी द्वारा जारी कर दिए गए। बता दें, आज से योगी सरकार का अभियान शुरू है। वहीं अक्षय कुमार ने बीते दिनों मुंबई में सीएम योगी से मुलाकात की थी। अक्षय कुमार ने इस दौरान सीएम योगी से अपनी अगली फिल्म राम सेतु की इच्छा जाहिर की है। साथ ही सीएम से फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन भी मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में करेंगे। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने सीएम योगी के इसके मुंबई दौरे के दौरान ट्राइडेंट होटल में सीएम से मुलाकात की थी। और सीएम ने सामाजिक संदेशों के साथ फिल्में बनाने को लेकर अक्षय के प्रयासों की सराहना भी की थी। साथ ही अभिनेता ने उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना भी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बता दें, 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जहां पर मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर मिशन रोजगार के अंतर्गत जो है सीएम योगी आज 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बता दें, मिशन रोजगार के तहत इन सभी को ये नियुक्ति पत्र जो है आज बांटे जाएंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जहां पर 36,000 सहायक अध्यापकों को ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांदा की, जब बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। बता दें, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना बता दें आपको बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद इस पूरे हादसे में एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन को बीजेपी ने नैतिक जीत बताया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि वह तेलंगाना में सत्ता संभाल रही टीआरएस की एकमात्र विकल्प के रूप में उभरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नतीजे को पार्टी के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह दिखाता है कि देश केवल विकास के एजेंडे का समर्थन करता है। इस चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। और टीआरएस की बात की जाए तो टीआरएस को 55 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटें अपने नाम की है।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर पलटवार किया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसको इशारों ही इशारों में उस पर हमला बोल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा में असमर्थ होते हैं, उनकी हालत हमारे पड़ोसी देश जैसी होती है, जो ना खुद अपनी सड़क बना सकते हैं और ना ही उस पर चल सकते हैं और ना खुद व्यापार कर सकते हैं। यही नहीं, वो किसी और को व्यापार करने से रोक भी नहीं सकते हैं। वहीं 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर करीब हफ्ते भर से चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच सरकार एक बार फिर किसानों को मनाने की कोशिश करेगी। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई फैसला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिसंबर को हुई पिछली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की कई मांगों पर विचार का भरोसा दिया है। हालांकि किसानों की ओर से भी साफ कह दिया गया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं भारत में कोरोना की स्थितियों पर समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नीति की तारीफ की थी और कहा कि वो इस दुनिया में भारत की आवाज को बढ़ा रहे हैं। जिस बैठक में बीएसपी महासचिव ने यह बात कही, उसमें बीजेपी के अलावा विपक्ष के तमाम दल भी मौजूद थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की स्थितियों पर समीक्षा के लिए शुक्रवार को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के दौरान जब बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बोलना शुरू किया तो उनके माइक का ऑडियो कुछ देर के लिए बंद हो गया। वहीं कुछ देर बाद जब ऑडियो शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लोग कहेंगे कि मोदी जी ने सतीश जी की आवाज बंद कर दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को देश विदेश में अधिकांश लोग पसंद करते हैं। उनके प्रति इन लोगों का समर्पण भाव अधिक है। यूपी के मैनपुरी में एक ऐसी बुजुर्ग महिला है, उनकी उम्र 85 साल है और नाम बिट्टन देवी है। वे अपनी सारी जमीन जायदाद प्रधानमंत्री मोदी के नाम करना चाहती है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आदर और सम्मान से जुड़ी कई खबरें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन घर परिवार की कलह में प्रधानमंत्री मोदी का नाम का जिक्र शायद ही सुना हो। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला ने अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए अपनी 12 बीघा जमीन प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने का फैसला किया है। वहीं जब बिट्टन देवी मैनपुरी की तहसील पहुंची तो वहां पर लोग भी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। 85 साल की बुजुर्ग महिला ने बहू बेटी से नाराज होकर अपनी 12.5 बीघा जमीन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर करने की जिद ठान ली है। 85 साल की बिट्टन देवी के पति की मृत्यु हो चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन से उनका खर्चा चलता है। वह अपने बहू बेटे के व्यवहार से नाराज है, इसीलिए वकील के पास अपनी जमीन प्रधानमंत्री मोदी के नाम कर देने की अर्जी लेकर पहुंच गई। उनकी जिद को देखकर वकील ने बुजुर्ग महिला को इस बारे में एसडीएम से बात करने का आश्वासन देकर घर भेजा है। हमारे आप तो खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत दे। हाँ। किसके नाम? किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। अच्छा, मोदी जी को। अच्छा हाँ। अच्छा, हमें तनख्वाह देता तो गुजर करता। ठीक है। हमें लड़का बात 12.5 बीघा भेड़ न खेत जाए, न घर जाए, न कोर जाए। और मोदी ने क्या क्या दिया? मोदी ने क्या दिया? मोदी ने रुपया दो। कैसा? महीना रुपया दे। अच्छा। दे तो 2000 दे। अच्छा। घरों आए 2000। अच्छा। हाँ। तो आप को दो, अब हम 12 बीघा खेत फिर दे। मोदी जी के नाम करना है 12 बीघा? मोदी के राज दे। अच्छा। हाँ। तो मोदी से खुश हैं आप? मोदी से खुश हैं? मोदी से खुश हैं? हाँ, खुश आए खुश। अच्छा। आगे आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैनपुरी के विकास खंड किशनी के गांव चितियान निवासी 85 साल की बिट्टन देवी पत्नी पूरन लाल तहसील स्थित वकील
कृष्ण प्रताप सिंह के बस्ती पर पहुंची। वकील ने आने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नाम अपने 12.5 बीघा जमीन करना चाहती हैं। पहले तो यह सुनकर वकील चौंक गए, लेकिन दोबारा तस्दीक में भी महिला ने यही बात दोहराई। वही महिला ने वकील को ये भी बताया कि उसके बहू बेटे उसे खाना नहीं देते हैं और कई बार तो उन्होंने गला दबाने की कोशिश भी की है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उसे वेतन देते हैं जिससे उसका गुजारा चलता है। इसी वजह से वह प्रधानमंत्री मोदी के नाम अपनी जमीन करना चाहती हैं। बुजुर्ग महिला के मुताबिक उसके 3 बेटे और 3 बहू के अलावा 7 नाती और नातिन हैं। वही बुजुर्ग महिला की बात सुनने के बाद बुजुर्ग महिला को खूब समझाया गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने वकील से जमीन प्रधानमंत्री मोदी के नाम करने के लिए कहा है। वही उनकी बात सुनकर वकील ने डीएम से बात करने का हवाला देते हुए उन्हें घर भेज दिया है। हालांकि बुजुर्ग महिला 2 दिन बाद फिर आने की बात कहकर गई है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। वहीं भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के तहत कुछ नए पदों को बनाने को लेकर एक मंजूरी दे दी है। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नए पदों के सृजन की अनुमति दी है। सेना में अब 3 डिप्टी चीफ होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। सेना में सुधारों को जारी रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में एक पत्र भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार सेना ऑपरेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह देश के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। इसके साथ ही सूचना महानिदेशक वॉरफेयर का भी एक नया पद बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के लिए पद के निर्माण पर मुहर लगा दी है। आर्मी में तीसरे डिप्टी चीफ के पदन के गठन से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर काम के बोझ में कमी आएगी, क्योंकि उनके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस जैसी अहम जिम्मेदारी भी है। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, तो दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। दरअसल 2017 में डोकलाम में 72 दिनों तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि उसका जब रिव्यू किया गया तो एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत महसूस हुई। मौजूदा सिस्टम में आर्मी के ढांचे में एक महकमा इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी रखता है, तो दूसरा लॉजिस्टिक की, तो तीसरा एक अलग महकमा ऑपरेशंस को देखता है। वहीं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत डीजीएमओ, डीजीएमआई, डीजीपी, डीजी लॉजिस्टिक और डीजी इंफॉर्मेशंस वॉरफेयर आएंगे। वहीं डीजीआईडब्ल्यू के तहत अतिरिक्त महानिदेशक रणनीति संचार आएंगे। दरअसल सरकार ने डोकलाम संकट के वक्त यह योजना बनाई थी। वहीं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेना के डिप्टी जनरल के काम को हल्का करेगा। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की योजना बनाने में भी शामिल रह चुके हैं। वो कई जटिल टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल को सियाचिन में ऊंचाई वाले युद्ध का भी लंबा अनुभव है। उन्होंने अपना अधिकांश समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों का संचालन करने में बताया है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे। परमजीत सिंह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्र रहे हैं। कश्मीर घाटी में सेना की तैनाती में भी उनका अहम योगदान रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने 1982 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और जनवरी 1984 में उनका पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफर हुआ था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसान दिखाई दे रहे हैं, जो सरकार के नए कृषि सुधार कानून से नाखुश है। उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कृषि प्रधान इस देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो गांव और कृषि परिवार में ही पैदा होकर शीर्ष तक पहुंचे हैं। आर्या न्यूज की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि किसान परिवारों ने इस महान देश को 1 या 2 नहीं बल्कि 4 प्रधानमंत्री दिए हैं। आज पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं और वजह है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया किसान बिल। लेकिन देश की तस्वीरें हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये वो देश है जिसने किसान परिवार से 1 या 2 नहीं बल्कि 4 प्रधानमंत्री दिए, जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है।
1947 में मिली आजादी के बाद अब 73 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश में 14 प्रधानमंत्री हुए। इसमें ज्यादातर पीएम उस पृष्ठभूमि से आए जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर समृद्ध पृष्ठभूमि के थे। 2 प्रधानमंत्रियों मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के पिता स्कूल में टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री और मनमोहन सिंह के पिता सरकारी नौकरियों में थे। शास्त्री के पिता मुंसिफ थे तो मनमोहन के पिता क्लर्क। इसमें 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विशुद्ध तौर पर किसान परिवारों से आए। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा साधारण गरीब किसान परिवारों से आए तो पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के संपन्न किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह को किसान आज भी अपना मसीहा मानते हैं। उनका कहना है कि जितना काम एक राजनेता के तौर पर उन्होंने किसानों के लिए किया और नीतियां बनवाई, वो शायद कोई नेता नहीं कर सकता। चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जुलाई 1979 में पद की शपथ ली, लेकिन संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन करीब 7 महीने तक शीर्ष पद पर तैनात रहे थे। वो पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते थे जहां जीविका खेती किसानों से ही चलती थी। चरण सिंह ने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें ऐसे थिंकर प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है जिसका दिल गांवों, किसानों, कुटीर उद्योगों के लिए हमेशा धड़कता था। उन्होंने इसे लेकर बहुत काम भी किया था। कई किताबें लिखी जो आज भी मिसाल है। लगातार किसानों को उनका हक दिलाने के लिए काम किए। आज भी उत्तर भारत के किसान मानते हैं कि जो काम चौधरी साहब ने उनके लिए किया वो अब तक किसी ने नहीं किया। चंद्रशेखर तो नंगे पैरों से ही खेतों में चले जाते थे। चंद्रशेखर 1990 में देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। वो बलिया के गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें खेती किसानी के बारे में बहुत बारीकी से सब कुछ पता था। जिंदगी में आखिर तक उन्होंने गांवों और खेतों से नाता बनाए रखा। संसद में लगातार किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। वो ताज जिंदगी वही खाते थे जो एक साधारण व्यक्ति गांव में खाता होगा। प्रधानमंत्री होने के दौरान वो जब भी बलिया जाते थे ऐसे कमरे में ठहरते थे जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्सर खेती की ओर वो नंगे पैरों से ही कूच कर दिया करते थे। देवगौड़ा थे कर्नाटक के कृषि परिवार से। देश के 12वें प्रधानमंत्री हरदनहल्ली देवगौड़ा कर्नाटक के मध्यम वर्गीय कृषि परिवार से ताल्लुक रखते थे। यही वजह है कि वो भी हमेशा संसद में कृषि और किसानों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे। वो सरकार से कृषि और किसानों के लिए एक स्थायी आयोग बनाने की मांग करते रहते थे। जब संसद में सरकार कृषि सुधारों से जुड़े 3 बिल पास कर रही थी, तब भी उन्होंने इसे जल्दबाजी में पास करने पर सवाल उठाया था। वो किसानों को स्पेशल पैकेज देने की हमेशा मांग करते रहते हैं। पीवी नरसिंह गांवों में पले बढ़े। देश में आर्थिक सुधारों को लाने वाले प्रधानमंत्री नरसिंह राव की पैदाइश गांव में हुई। वे कृषि परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि उनके परिवार को बड़े किसान परिवारों में हमेशा गिना जाता था। कृषि पर राव की मजबूत पकड़ थी। उन्हें भारतीय राजनीति में कृषि एक्सपर्ट के तौर पर हमेशा से देखा जाता था। वो भी ये मानते थे कि देश का विकास तभी होगा जब ग्रामीण भारत खुशहाल होगा। वहाँ विकास के कार्यक्रम बेहतर तरीके से लागू हो पाएंगे। राव ने बाद में अपनी काफी जमीन गरीबों को दान में दे दी थी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।